अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा हियर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो हम बजटिंग का क्वेश्चन करेंगे जून 2014 पेपर 43 में से। तो ये क्वेश्चन 3 इस पे बजटिंग का है। बाय द वे, बजटिंग में मैंने कोई लेक्चर वीडियो इसलिए नहीं की है क्योंकि बजटिंग में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं। तो बजटिंग मेन डिपेंड करता है स्टूडेंट के कॉमन सेंस पे एंड स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड टू हैव आइडिया अबाउट सर्टेन वर्ड्स बीइंग यूज्ड इन द क्वेश्चन। और उसकी काफ़ी चीज़ें जो क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन की जा सकती है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ बजटिंग का। तो बजटिंग में हम ये करते हैं कि हम फ्यूचर के लिए या तो प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के लिए टारगेट सेट करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अभी अगर मैं 2023 में हूँ तो मैं 2004 या 2025 की अगर प्लानिंग कर रहा हूँ, या मैं 2023 के सपोज करें अभी हूँ मार्च में, और उसमें मैं 2023 के जो अपकमिंग मंथ है उसकी अगर मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ तो दैट विल बी बजटिंग। और बजटिंग कंपनी अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए करती है, तो बजटिंग का जो सारा डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उसे पब्लिश नहीं करना पड़ता। एमडब्ल्यू लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर। तो पहले क्वेश्चन में ये समझना है कि जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरर है या वो होलसेलर रिटेलर है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स प्रोड्यूस करेगा, जो होलसेलर या रिटेलर है वो गुड्स परचेज करेगा। द फाइनेंस डायरेक्टर प्रिपेयर्स मंथली बजट्स। द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2015। अच्छा, बजटिंग क्योंकि कंपनी अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए करती है तो पूरे साल की भी बजटिंग कर सकती है, कुछ वीक्स की भी बजटिंग कर सकती है, कुछ मंथ्स की भी कर सकती है, 1 मंथ की भी कर सकती है, हाफ ईयर की भी कर सकती है। तो टाइम पीरियड इज अप टू द कंपनी। The selling price will be fixed at 60 per unit. In January 2015, sales are expected to be 24,000 units. It is anticipated that there will be a 5% increase in sales volume in every subsequent month up to April 2015. तो मैन्युफैक्चरर पहले अपनी सेल्स को फोरकास्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब हम ये फोरकास्ट कर लेंगे, बजटिंग कर लेंगे कि कितने यूनिट्स हमारे सेल हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसे मैन्युफैक्चर करके रखेंगे। ये वही एग्जांपल है कि जब हमारे शादी ब्याह के इवेंट्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, तो पहले हमें डिसाइड करना होगा, हमें इस चीज़ की बजटिंग करनी होगी कि नंबर ऑफ़ गेस्ट कितने। अब जितने नंबर ऑफ़ गेस्ट होंगे उसके हिसाब से हम केटर से खाना बनवाएंगे। ये तो नहीं कि पहले केटर से ऑर्डर कर लिया उसके बाद सोच रहे बैठ के कि गेस्ट कितने होंगे। तो सबसे पहले सेल्स बजट ही बनाना है। प्रिपेयर द सेल्स बजट फॉर द पीरियड जनवरी टू मार्च 2015। स्टेट द यूनिट्स एंड रेवेन्यू फॉर ईच मंथ। दैट टाइम सेल्स बजट वो खुद प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ हमें खुद बनाना है। और ये भी आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी की यूनिट्स प्रोवाइडेड है। वो कह रहे हैं हर परसेंट 5% से यूनिट्स इंक्रीज होते रहेंगे। वॉल्यूम जब भी फेज वॉल्यूम वॉल्यूम का वर्ड यूज करे तो इट, या प्रोडक्शन वॉल्यूम यूज करे तो इट मीन्स वो यूनिट्स है। तो ये मैं व्हाइट बोर्ड में सॉल्व करूंगा, तो जिनके पास एक क्वेश्चन है, वेल वेल एंड गुड, वरना वो क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो जनवरी के 24,000 यूनिट्स। इसके बाद हर महीने 5% से इंक्रीज करते रहेंगे। तो देखिए 24 का अगर मैं 5% निकालूँ तो दैट विल बी 1200। तो अगर मैं 24 में 1200 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 25,200।
तो एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं आपको कैलकुलेटर में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 24,000 देखिए ओरिजिनल वैल्यू है, उसको अगर वो 100% है, अब उसको अगर हम 5% से बढ़ाएं तो इजंट इट के वो अब जो अपडेटेड वैल्यू वो 105% होगी। तो आप देखिएगा इवन इन दैट केस आपका 25,200 आ रहा है। और 105% को हम नंबर में भी चेंज कर सकते हैं, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तब भी 25,200 आएगा। तो इस मेथड इस अप्रोच से भी कर सकते हैं, तो जिसकी जैसी मैथ्स हो वैसी अप्रोच यूज़ कर ले। इसी तरह मार्च, अब 25,200 को अगर मैं 5% से बढ़ा दूँ तो अगर मैं 5% निकाल लूँ, 0.05 अगर नंबर में 5% को कर ले तो 1260 होगा। तो दैट विल बी 26460। 26460। और उसने वैसे सिर्फ मार्च तक का कहा है, अगर हम अप्रैल का भी निकाल देंगे हो सकता है मैं आगे के काम आ जाए। टू सिक्स फोर सिक्स जीरो मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो 26460 मल्टीप्लाई बाय 1.0, तो दैट विल बी 27783। तो ये सेल्स बजट तो हो गया। अच्छा, रेवेन्यू भी बताना है हर महीने का। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 है। तो ये हो जाएगा 1,440,000। इसी तरह फेबररी के लिए 25,200 को मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 1,512,000। मार्च के लिए 26,460 को मल्टीप्लाई करा दे 60 से, तो दैट विल बी 1,587,600। और इसी तरह फॉर अप्रैल 2,778,3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 1,666,980। तो सेल्स बजट तो हो गया हमारा। प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर द पीरियड जनवरी टू मार्च, स्टेट द यूनिट्स फॉर ईच मंथ। यूनिट्स पे प्रोडक्शन बजट करना है, और प्रोडक्शन बजट अक्सर बेशतर यूनिट्स में ही बनाना होता है। तो इसके लिए हमें पॉइंट टू रीड करना होगा। द फिनिश गुड्स, अच्छा मैन्युफैक्चरर है तो वो प्रोड्यूस करेगा तो उसका प्रोडक्शन बजट होगा। अगर यही क्वेश्चन होलसेलर, रिटेलर या किसी ट्रेडर का आता है, तो क्योंकि वो अपने गुड्स आउटसाइड सप्लायर से परचेज करता है और सेल करता है, तो उनका प्रोडक्शन बजट नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर का ऑब्वियसली प्रोडक्शन बजट भी होगा। द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री लेवल एट द एंड ऑफ ईच मंथ विल बी मेंटेन्ड एट 1/3 ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम इन द फॉलोइंग मंथ। तो देखिए, अब अगर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री वो मेंटेन करेगा ना, तो हमें फिर प्रोडक्शन बजट में फॉर्मूला यूज करना है। और अगर वो क्वेश्चन में इस तरह कहता है कि फॉलोइंग मंथ से के
goods to be sold in the following one will be manufactured or will be produced in the previous month or will be produced in the current month. तो वहाँ आप लोग लॉजिक से भी प्रोडक्शन बजट कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन अगर वो इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन कर रहा है फिनिश गुड्स के, ऑब्वियसली फिनिश गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर फार्मूला से करना पड़ेगा. तो वो भी मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, तो हर मंथ हम क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे ऑफ द सेल्स वॉल्यूम एट 1/3 ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम इन द फॉलोइंग मंथ. अब इसका मतलब ये, अब इसमें फॉलोइंग का मतलब है नेक्स्ट मंथ. अब ये नेक्स्ट मंथ मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या है अपने सेल्स बजट से. तो फॉर एग्जांपल फरवरी में मुझे 25,200 गुड सेल करने, तो इसका मैं 1/3 एज क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा जनवरी में. यानी नेक्स्ट मंथ की जो सेल्स है उसका 1/3 मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा प्रीवियस मंथ में. ये मतलब है इसका. द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट 31 दिसंबर 2040 एक्सपेक्टेड टू बी 7500 यूनिट्स विद द वैल्यूज को इग्नोर कर दिया, भी रेलेवेंट नहीं है. तो देखिए दिसंबर 2014 की क्लोजिंग इजंट इट आपकी जनवरी की ओपनिंग हो जाएगी. तो एक तरह से ओपनिंग इन्वेंट्रीज ने आपको प्रोवाइड कर दी है. एट टाइम्स ऐसे क्वेश्चन भी जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है. पॉइंट 3 रॉ मटेरियल के लिए तो अभी रीड करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं कि परचेजेस बजट जो है वो बाद में बनवा रहा है. अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो कहा था अभी कि उसका प्रोडक्शन बजट होता है, परचेजेस तो रिटेलर का होता है. तो देखिए जब हम ये इसमें पार्ट बी में प्रोडक्शन फोरकास्ट कर लेंगे कि हर महीने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए हमें, तो उसके हिसाब से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे. अब शादी की भी अगर इवेंट की या किसी पार्टी की एग्जांपल ले तो पहले हम खुद गैस डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम केटरर को ऑर्डर करेंगे. और केटरर को जब हम ऑर्डर कर देंगे तो फिर जितना हमारा ऑर्डर है किसी भी इवेंट के लिए खाने का, उसके हिसाब से फिर केटरर मटेरियल्स बाय करेगा या अपने मटेरियल्स यूज़ करेगा सारा कुकिंग के लिए. या जब हमारे घरों में दावत हो रही होती है, तो जब हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि कितने मेहमान हैं, उसके हिसाब से फिर हम चीज़ें खरीद के लाते हैं ना दावत का खाना बनाने के लिए, या बाहर से खाना मंगवाते हैं. तो इसलिए पॉइंट 3 अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो बस अब हम प्रोडक्शन बजट स्टार्ट कर सकते हैं. और ये एएस और जो और ये होता है अपने एएस में मार्जिनल कॉस्टिंग में भी फार्मूला स्टडी किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स में. तो होता क्या है कि देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री में प्रोडक्शन ऐड करेंगे, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाते हैं, उसमें से यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाते हैं कि बेचने के लिए इतने अवेलेबल, उसमें से सेल्स के यूनिट्स माइनस करते क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल जाएगी. देखिए गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया ताकि इक्वेशन सॉल्व करना ईजी रहे, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन को एक्स रख के कैलकुलेट करना होगा. तो क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, जो दिसंबर की 2014 की क्लोजिंग है वो जनवरी की 2015 की ओपनिंग हो जाएगी 7500. जनवरी के हमारे सेल्स यूनिट्स 24,000 है, वो माइनस होंगे. अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हम जनवरी की निकाल सकते हैं. अब जो फेबररी के सेल्स यूनिट्स है ना, उसका 1/3 मैं इन्वेंट्री रखूंगा जनवरी में, तो वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी. तो ये डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर में आराम से कर सकते हैं. 25,200 ब्रैकेट ओपन करें, फ्रैक्शन फ्रैक्शन प्रेस करें, 1/3. तो ये आपके प्रोडक्शन के यूनिट से क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई जनवरी की. तो जो फेबररी की सेल्स है उसका 1/3 वाइज क्लोजिंग इन्वेंट्री रखेंगे जनवरी में. तो इन्वेंट्रीज के केस में देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ एग्जैक्टली जितने यूनिट्स सेल करने उसके हिसाब से प्रोड्यूस नहीं करेंगे हम, बल्कि इतने कुछ प्रोड्यूस करेंगे कि आखिर में कुछ इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सके अगर एडिशनल डिमांड अराइज हो जाती है तो. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री और सेल्स के हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स.
तो ओपनिंग इन्वेंट्री एड प्रोडक्शन लेस सेल से क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है। तो अब अगर हम बैकवर्ड्स इसको सॉल्व करें, यानी 8400 में 24000 ऐड करा दें और 7500 माइनस कर दें, तो इजंट इट हमारे प्रोडक्शन के यूनिट्स आ जाएंगे। आराम से आ जाएगा। 8400 प्लस 24000 माइनस 7500, तो दैट मेक्स 24900 यूनिट। इसको यहाँ रख लें। और अगर आप अब देखें, जो जनवरी की क्लोजिंग है वो फरवरी की ओपनिंग हो जाएगी। फरवरी के सेल्स यूनिट्स मेरे सामने 25200। अब मार्च की सेल्स का 1/3 हम क्लोजिंग इन्वेंट्री रखेंगे अब फरवरी में 26460। तो ये हो जाएगा 8820। अब इसी तरह देखिए 8820, उसमें अगर मैं ये सेल्स के यूनिट्स ऐड कर दूँ रिवर्स में और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर दूँ, तो 25260। 25620 था, ऊप्स। 25620। अभी जो फरवरी की क्लोजिंग है ये मार्च की ओपनिंग हो जाएगी। मार्च की सेल्स है 26460। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री मार्च की भी निकाल लेते हैं। तो अब अप्रैल की सेल्स के जो 1/3 है वो हम एज इन्वेंट्री रखेंगे मार्च में। अब देखा, ये अप्रैल के सेल्स यूनिट्स निकालने का फायदा हो गया, क्योंकि इसके बगैर हम मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल नहीं सकते थे अगर मैं अप्रैल के सेल्स यूनिट्स कैलकुलेट ना करता। तो दिस इज 9261। तो अब इसे भी रिवर्स में सॉल्व कर ले। 9261 प्लस 26460 माइनस 8820। मार्च का भी चले मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ। 9261 प्लस 26460 माइनस 88। तो ये हो गया 26901। और अप्रैल का भी हम एहतियातन कर लेंगे, वो फेयर रिक्वायर्ड नहीं है। एहतियातन कर लेंगे, हो सकता है मैं कहीं और काम आ जाए। तो 9261। अब अप्रैल के यूनिट्स हैं 27783। और क्वेश्चन में देखे उसने एक बात कही थी कि अप्रैल तक सिर्फ सेल्स के यूनिट्स इंक्रीज होंगे। तो इसका मतलब अप्रैल के बाद सेल्स इंक्रीज नहीं होंगी, तो जो अप्रैल की सेल्स है प्रोबेबली वो मई की भी सेल्स होंगी। इसी का अगर मैं 1/3 निकाल लूँ तो फिर वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी अप्रैल की। तो ये भी फिर 9261 हो जाएगा। तो 9261 प्लस 27783 माइनस 9261, तो 27783 अप्रैल के प्रोडक्शन यूनिट्स हो जाएंगे। एहतियातन कर लिया, माइट भी हमें कहीं काम आ जाए। तो हमारा प्रोडक्शन बजट भी कंप्लीट हो गया।
प्रिपेयर द परचेजेस बजट फॉर द पीरियड जनवरी टू मार्च। अब हमने ये डिसाइड कर लिया और महीने कितने यूनिट्स बनाएंगे, तो उसके हिसाब से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। ईच यूनिट ऑफ टू रिक्वायर्स 10 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल। द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स ईच मंथ इज एक्सपेक्टेड टू मीट 20% ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। The inventory of raw materials at 31st December 2014 is expected to be this kilos. The purchase price will remain at 1.5 per kilo. अब मटेरियल बजट में देखें, अगर वो इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं तो ये भी परचेजेस बजट रॉ मटेरियल का भी फिर फार्मूला से होगा। अगर वो इस तरह कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ की जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसका मटेरियल एक महीना पहले परचेज कर लेते हैं, या जो करंट मंथ की प्रोडक्शन है उसका करंट मंथ में ही मटेरियल परचेज करते हैं, तो वहाँ आप लोग डायरेक्ट लॉजिक से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, परचेजेस हर महीने की कैलकुलेट कर सकते हैं रॉ मटेरियल की। लेकिन यहाँ इन्वेंट्रीज मेंटेन हो रही है तो फिर फार्मूला यूज़ होगा। और ये किलोज में मटेरियल परचेज करे तो एक किलोज में बनेगा पूरा। स्टेट द यूनिट्स एंड कॉस्ट फॉर ईच मंथ, तो स्टेट द यूनिट से बेटर आई थिंक सो इट शुड मेंशन किलोज। तो परचेजेस बजट भी कर लेते। द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल ईच मंथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 20% ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो इसकी एग्जांपल इस तरह है कि ये तो भी प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं। अब सपोज करें जितना मटेरियल, जितने भी किलो मटेरियल फरवरी में यूज़ होना है, तो उसका मैं 20% एज इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा जनवरी की एंड में। ये मीनिंग है। एंड हेयर फॉलोइंग मीन्स नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ की जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसका कुछ परसेंट मैं एज इन्वेंट्री रखूंगा करंट मंथ में या प्रीवियस मंथ में। और एक यूनिट पे 10 किलो खर्च होते हैं रॉ मटेरियल के। इस पर भी आपका वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो मैंने प्रोडक्शन बजट में किया था। लेकिन अब प्रोडक्शन आपकी रिप्लेस हो जाएगी परचेजेस से, कि मटेरियल हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, परचेज करेंगे। अच्छा अब देखें, इतना बेवकूफ़ तो कोई बिजनेस है नहीं कि मटेरियल आके बेच दें। तो रॉ मटेरियल हम देखें सेल्स करने के लिए नहीं जाते, तो रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्शन में यूज़ होगा। तो इसको या तो आप लोग यूजेज कह सकते हैं या इश्यूज कह सकते हैं। इश्यूज का मतलब है कि जो डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करता है फिर वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करता है रॉ मटेरियल, तो इस सेंस में वो इश्यूज कहलाता है। तो हर महीने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से हर महीने रॉ मटेरियल यूज होगा। तो फिर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। और जैसे सेल्स के यूनिट्स तो डायरेक्टली दी हुई थी, यूजेज डायरेक्टली नहीं दी हुई, उसने बताया हुआ नहीं कि वैसे में हर महीने कितना किलो रॉ मटेरियल यूज होगा, तो वो हमें खुद कैलकुलेट करना होगा। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब जैसे जनवरी के लिए देखिए, जनवरी में हम यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करें, 24,900। और एक यूनिट जो है वो 10 किलो रॉ मटेरियल को कंज्यूम करेगा। तो देखिए अगर मैं 24,900 को जो मैं प्रोड्यूस करूंगा उसे 10 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो रॉ मटेरियल की यूजेज आ जाएगी कि कितना महीने कितना किलो रॉ मटेरियल यूज होगा जनवरी में। तो दैट इज 249,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की वो किलोज में गिवन है। तो दिसंबर 2014 की क्लोजिंग इन्वेंट्री जनवरी 2015 की ओपनिंग हो जाएगी 48,000 किलोज। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हम निकाल सकते हैं ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। इसमें बेटर ऑफ है कि अगर हर महीने की हम यूजेज अभी से ही निकाल ले तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा और ये थोड़ा जल्दी भी सॉल्व होगा।
देखिए फरवरी के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो हैं 25620। तो अगर मैं 25620 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो हो जाएगा 256,200। इसी तरह मार्च के लिए 26901 × 10। इसी तरह अप्रैल के लिए 27783। वैसे हमें मार्च तक करना है। अब मार्च के लिए 26901 × 10, तो ये हो जाएगा 269,010। टू सिक्स नाइन जीरो वन जीरो। अप्रैल का भी लिखते हैं 27783। क्लोजिंग इन्वेंट्री जैसे जनवरी की निकालनी है, तो जो फरवरी में मटेरियल यूज़ करेंगे, जितना हम फरवरी में मटेरियल यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली कि कितना हर महीने मटेरियल प्रोडक्शन में यूज़ होगा, उसका मैं 20% मेंटेन करूँगा। तो 256 बाई 10, सॉरी 20% है। तो दैट इज 51240। इस एग्जांपल में आपके लिए वर्किंग जनवरी की लिख देता हूँ। तो देखिए 51240 में अब 249,000 ऐड होगा और 48,000 माइनस होगा, तो परचेजेज आ जाएंगी। तो मटेरियल में हिसाब से परचेज करेंगे जितना हर महीने प्रोडक्शन हो रही है और इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकें, तो इसलिए फार्मूला यूज़ होता है। तो यह है 252, तो उसकी आ गई 252,240। इसी तरह अब ये फरवरी की ओपनिंग हो जाएगी 51240। इशू सेज तक क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर निकालनी है, चलिए फरवरी की वर्किंग लिख देता हूँ। अब जब मार्च में मैं मटेरियल यूज़ करूँगा 269,010, उसका 20%। तो मार्च की जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है या यूजेज है मटेरियल की, उसका 20% मैं इन्वेंट्री मेंटेन करूँगा फरवरी में। तो दैट इज़ 53802। इसी तरह अगर मैं इसमें ये ऐड करूँ और ये माइनस कर दूँ तो प्रोडक्ट परचेजेज आ जाएंगी 53802। ये चलो आपको करके भी दिखा देता हूँ। 538,802 प्लस 256,200 माइनस 51240, 258,762। 258। अब बस चले मार्च रह गया। अब ये जो फरवरी का क्लोजिंग है ये मार्च का ओपनिंग हो जाएगा।
इसी तरह मार्च का क्लोजिंग निकालना है, तो अप्रैल में जो मैं मटेरियल यूज़ करूँगा 277830 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये हो जाएगा 55556। तब अगर 55556 में मैं 269010 ऐड कर दूं और 53802 माइनस करूं, तो 270774 मेरी परचेजेस हो जाएंगी। तो 53। यस। अप्रैल का क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं, तो अब मैं कर नहीं रहा हूँ, फिर मेन बजट हमारे बन भी गए। उसने ये भी कहा है रेट द किलोज ए कॉस्ट फॉर ईच मंथ, तो हमें हर महीने रॉ परचेज कॉस्ट भी निकालनी है। तो ये जितना भी किलो मटेरियल हम हर महीने परचेज करें, उसकी कुछ कॉस्ट भी तो आएगी ना। तो उसने क्लियरली बताया 1.5 पर किलो है। 1.5 को अगर किलो परचेज से निकाल दे तो हमारी हर महीने की परचेज कॉस्ट आ जाएगी। जैसे 252240 को मल्टीप्लाई करा दो 1.5 से, तो 38360 378360। इसी तरह 258762, इसको मल्टीप्लाई करा देते 1.5 से, तो फेबररी की परचेज कॉस्ट आ जाएगी 388143। इसी तरह मार्च की भी निकाल लेते। 270774 मल्टीप्लाई बाय 270774 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये हो गया 406161। तो ये मैंने फॉर्मेट बना दी, अब हम रफ मैन्युफैक्चर अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री डायरेक्ट मटेरियल की उसने आपको दी हुई 48,000 किलोज है, लेकिन हमें उसकी ऑब्वियसली वैल्यू भी निकालनी होगी। तो अगर मैं 48,000 को मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दूँ तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। तो 1.5 इंटू 48,000, तो ये आ जाएगा 72,000। फिर परचेजेस, अच्छा ये जो मास्टर बजट है ये जितने भी पीरियड का मांग रहे हैं वो कंबाइंड बनता है, तो यानी कि हर महीने का अलग अलग बना रहे हैं। जो उसने 3 मंथ्स का कहा है तो 3 मंथ्स का कंबाइंड बनेगा। तो जो तीनों महीनों की परचेज कॉस्ट है वो उन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हम कंबाइंड टोटल परचेज कॉस्ट लेंगे 3 मंथ्स की, तो दैट इज 1172664। और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए अच्छा, अब देखिए आप लोग को ये करना है ऊपर। तो ये जो मार्च की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ना, क्योंकि आपका पीरियड अगर 3 मंथ्स का जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो वो ऑब्वियसली मार्च में एंड होगा। ओपनिंग इन्वेंट्रीज में जनवरी की होगी, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी होगी इसमें, क्योंकि 3 मंथ पीरियड जो है वो मार्च में एंड हो रहा है। तो 1.5 को अगर मैं 55566 से कर दूं, तो ये 83349 आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है, क्योंकि मैं उतने रॉ मटेरियल की वैल्यू कॉस्ट निकालनी होती है जो हमने यूज़ किया प्रोडक्शन में। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मींस अनयूज्ड रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, अनयूज्ड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ऑब्वियसली वो उसका पार्ट नहीं बनेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑब्वियसली ड्यूरिंग द यूज़ हो गई होगी प्रोडक्शन में। तो दैट इज 1161315। अच्छा, डायरेक्ट लेबर बहुत ईजी है, उसने पूरे 3 मंथ्स की आपको दे दी है 850,000 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। एक साथ ही आपको दे दिया, तो हम इसको एज इट इज़ ले लेंगे। 116,315 प्लस 850,000, प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 2011 315।
फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी इसने ऐसा बताया कि डायरेक्ट लेबर का 50% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये जो लेबर कॉस्ट है ना, इसका 50% कैलकुलेट करना है, प्राइम कॉस्ट का नहीं। तो दैट इज 425,000 में 2011315 ऐड करते तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 2436315। अब ट्रांसफर वैल्यू की या फैक्ट्री प्रॉफिट की उसने बात नहीं की, तो मुझसे डील करने की जरूरत नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें रेवेन्यू चाहिए, तो अगर मैं ये 3 मंथ्स का रेवेन्यू कंबाइन कर लूँ तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो वन दिस प्लस दिस प्लस दिस। फॉर्मेट मैंने पहले से ही बना दिया ताकि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बाकी पार्ट्स में तो ऑब्वियसली टाइम रिक्वायर्ड था। तो इनका सब लोग बनाते हैं तो सबको फॉर्मेट का आइडिया होता है। तो टोटल रेवेन्यू इज 4539600। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैंने उस पर क्रॉस किया था ना, वो अब रेलेवेंट है। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज उसने खुद दी है, तो आपको खुद कुछ करना नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 242,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रफ किया उससे कॉपी कर लेंगे 2436। और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 298,000। तो 242,000 प्लस 2436315 माइनस 298,000, 2380315। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2159285। और बाकी अगर क्वेश्चन में देखें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अदर इनकम्स का कोई डेटा नहीं दिया हुआ। उसने से मांगा भी ट्रेडिंग सेक्शन तक है, इसका मतलब से ग्रॉस प्रॉफिट तक ही करना था। तो इस तरह आप लोग मास्टर बजट भी सिंपली कर सकते हैं, लेकिन एट टाइम्स ये थोड़ा डिफिकल्ट भी आ सकता है। और जो स्टूडेंट्स थ्योरी से भागते हैं, क्योंकि ये ट्रायल 2016 का पेपर है, तो इसमें आप देखें थ्योरी है ही नहीं, सारे मार्क्स कैलकुलेशन के। तो वो स्टूडेंट सोच जाए जो थ्योरी से भागते हैं बहुत। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बजट्स का करूंगा उसमें कैश बजट करके दिखाऊंगा, और वो मैं रीसेंट पेपर से करूंगा, तो उसमें हम थ्योरी के क्वेश्चन भी आंसर करेंगे। क्योंकि बिफोर डूइंग कैश बजट क्वेश्चंस आपको दूसरे बजट्स बनाने का आइडिया होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन बजट्स आपसे इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में फेयर बनवाता है, तो कैश बजट में एट टाइम्स या तो वो अलग फेयर बनवा भी देते हैं, या वो सिर्फ वर्किंग के तौर पे बनाने पड़ते हैं। क्योंकि सर्टेनली बजट्स आपको बनाने पड़ते हैं तो ही कैश बजट आप बना सकते हैं। तो आई होप से आप लोग को ये प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट एक्सेट्रा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अल्लाह हाफिज़।